नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप देख रहे हैं माइक ऑन है, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। आज पहली खबर जिस पर माइक ऑन है वो राम मंदिर से जुड़ी है। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी लगातार अपने चिर परिचित अयोध्या और राम मंदिर के नैरेटिव को धार दे रही है, लेकिन बीजेपी के सबसे मजबूत राम कार्ड को डीरेल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हड़कंप मचा दिया। अखिलेश ने राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए की चोरी का गंभीर आरोप लगा दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या है ये आरोप और क्या होगा इसका असर। तो इसकी बात आज करेंगे आगे, लेकिन इसके अलावा दूसरी खबर जिस पर माइक ऑन है वो है तृणमूल कांग्रेस में कैसे टूट जारी है। पहले ममता का साथ विधायकों ने छोड़ा और अब सांसदों ने भी उनका हाथ छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से हुई टीएमसी सांसदों की मुलाकात ये साफ संकेत दे रहा है कि अब टीएमसी के सांसद अपना अलग गुट बनाएंगे और इस गुट में करीब 20 सांसद होंगे। आपको बताएंगे कि इस बड़ी बगावत के पीछे की असली वजह, इनसाइड स्टोरी क्या है। 2 साल और 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई। उम्मीद थी कि इस बैठक से 2027 के विधानसभा चुनाव और देश के भविष्य के लिए कोई नया और विजनरी एजेंडा शायद निकलेगा, लेकिन हुआ क्या, इसकी भी बात आज कार्यक्रम में आगे करेंगे। खान सर का क्या होगा आज भी तय नहीं हो पाया, सस्पेंस बना हुआ है। राहत मिलेगी या जेल जाना होगा, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, ये जरूर है कि उन पर कुछ नए संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं, क्योंकि उनके कोचिंग सेंटर से लेकर हेल्थ केयर सेंटर तक को नोटिस भेजा गया है। विरोधी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात राम मंदिर के चढ़ावे पर अखिलेश के आरोपों की। उत्तर प्रदेश, जहां हर चुनाव से पहले नैरेटिव की नई तलवार खिंच जाती है, 2024 में जिस राम मंदिर के उद्घाटन को बीजेपी ने अपनी राजनीति का शिखर माना था, 2027 के महासमर से ठीक पहले उसी मंदिर को सियासी रणक्षेत्र बनाने की तैयारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे रामलला के चढ़ावे पर उंगली उठा दी है, आरोप लगाया करोड़ों की चोरी का। इसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, संतों से लेकर मंत्रियों तक एक ऐसा संग्राम छिड़ गया जिसे देखकर लगता है कि 2027 का एजेंडा सेट हो चुका है। तो सवाल सीधा है, क्या 2027 की जंग विकास पर नहीं बल्कि एक बार फिर राम के नाम पर लड़ी जाए? आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत। 2027 का चुनावी रण और राम नाम की शरण, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि यहाँ की सियासत बार बार घूम फिर कर सरयू तट पर ही पहुँच जाती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। शुरुआत की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे आस्था और व्यवस्था के बीच की लकीर पर चोट कर दी। इस चोट के परिणाम से पहले अखिलेश का सोशल मीडिया पर संदेश दिखाते हैं। अखिलेश ने कहा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है। इस मसले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश ने चढ़ावे की रकम की चोरी का इल्जाम लगाकर अयोध्या के राम मंदिर को एक बार फिर चुनावी चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंचा दिया। पहले अखिलेश का मैसेज आया, फिर उनके साथियों की आवाजें आने लगी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में जो करोड़ों करोड़ों रुपए का चढ़ावा में हेरा फेरी हुई है, लूट हुई है। ये लूट करने वाले कोई बाहरी नहीं है, लूट करने वाले जनता जानती है। पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से। अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। समाजवादी पार्टी ने यह हमला तब किया है जब उत्तर प्रदेश में करीब 8 से 9 महीने बाद
विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी अपने कोर एजेंडे को रीसेट करने में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से अयोध्या के गौरव की बात कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आज की भव्य अयोध्या जनता के एक एक वोट की ही ताकत का सुफल है। राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था, लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए। भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो 2027 के चुनाव में विकास और राम मंदिर के उस भावनात्मक नैरेटिव को साथ लेकर चलना चाहती है जिसने उसे 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में सत्ता के शिखर पर बनाए रखा है। जिस अयोध्या में पहले जाने पर पुलिस की लाठियां मिलती थी, पुलिस की गोलियां मिलती थी, सरकार की प्रताड़ना मिलती थी, दुर्व्यवस्था मिलती थी, आज वह अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। बीजेपी जिस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की हेराफेरी और चोरी के आरोप उछालकर उसी राह में स्पीड ब्रेकर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अखिलेश ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, फिर भी कोई सबूत नहीं दिया। चोरी किसने की नहीं बताया, चोरी कितने रुपए की हुई ये भी नहीं बताया, आरोपों का आधार क्या है इस पर पूरी तरह खामोशी साध ली। भूमि को लेके जिस तरह अधिग्रहण को लेके जिस तरह सवाल आए, जिस तरह जमीन खरीद के बेची गई, उसमें तमाम तरह के लोगों ने लाभ कमाए, वो पुराना इतिहास भी है जो नए आरोपों की पुष्टि करता। लगता है कि जो या पहले से ही ऐसे लोग बैठे हैं मुनाफाखोर। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने समाजवादी पार्टी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। हालांकि यूपी में समाजवादी पार्टी से गठजोड़ के लिए गोटियां सेट कर रही कांग्रेस को इससे संतोष नहीं हुआ। अखिलेश यादव के आरोपों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई। तो ये अखिलेश जी ने कोई ना कोई बात तथ्यात्मक करी होगी, हवा में थोड़ी करते। सवाल है कि अयोध्या के जिस राम मंदिर से देश विदेश के करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है, उसके चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या साबित करना चाहती है? क्या विपक्ष बीजेपी की राम भक्त छवि पर प्रहार करना चाहता है? क्या सीधे सीधे राम मंदिर की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना चाहता है? क्या वो बीजेपी को श्रद्धालुओं से विश्वासघात करने वाली पार्टी साबित करना चाहता है? क्या ये बीजेपी की जीरो टॉलरेंस वाली छवि पर भी चोट करने का प्रयास है? क्या विपक्ष इसके जरिए बीजेपी के कोर वोट बेस में सेंध लगाना चाहता है? इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी दे सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर वो इसमें कामयाब रही तो बीजेपी को डिफेंसिव पॉलिटिक्स के लिए मजबूर कर सकती है और लोकसभा में मिली 80 में से 37 सीटों वाली जीत की लय विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रख सकती है। समाजवादी की ये मंशा संघ परिवार और बीजेपी के नेता भली भांति भांप चुके हैं। ऐसा है, अखिलेश यादव को थोड़ा झूठ बोलना और थोड़े आरोप लगाना ये फितरत हो गई है। ना वो प्रमाण दे सकते हैं ना दे पाए हैं। अखिलेश जी राम विरोधी हैं। इन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर इनकी सरकार ने गोली चलवाई। इन्होंने श्री रामचरितमानस के प्रतियां फड़वाई। इन्होंने सदैव प्रभु श्री राम का विरोध किया है। आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, तो इन्हें कैसे श्री राम मंदिर की चिंता सताने लगी? राम मंदिर ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऐसे साधु सन्यासी संत जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र को और धर्म को दिया, ऐसे लोगों के हाथ में है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो सरकार का विषय नहीं है।
वो वहाँ के ट्रस्ट का विषय है और जांच चल रही है। पहले रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उससे बोलूंगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बयान से 2 संदेश दे दिए। पहला ये कि अब तक चढ़ावे में घपले की कोई बात साबित नहीं हुई है। दूसरा ये कि इस पूरे मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। बीजेपी के सहयोगी पूछ रहे हैं, अखिलेश को राम से क्या काम? अखिलेश जी के विषय में हम इतना जानते हैं कि खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही। सरकार को पता ही नहीं, खुफिया तंत्र उसको पता ही नहीं, इनको जरूर पता हो गया। देखिए, विपक्ष के पास पोस्टरबाजी बयानबाजी के बाद कुछ है नहीं। आज के दिन में कोई भी चीज उठाने से पहले उसके तथ्यों को पकड़ना चाहिए, जांच की मांग करनी चाहिए कि जांच हो, और जांच में जब सही पाया जाए तब बयान हो। मोर्चा भले ही राजनीतिक हो, लेकिन मामला आस्था और धर्म का है। इसलिए धर्म गुरु भी मुखर हैं और उनके निशाने पर कोई और नहीं, खुद अखिलेश यादव हैं। यही तो बात है, जब दर्शन नहीं किएंगे, जब राम नाम को निहारा ही नहीं तो आरोप नहीं लगाएंगे, जब रूप निहारेंगे तब आरोप बंद हो जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहते थे। ये राम मंदिर का हमेशा विरोध करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव हों, कपिल सिब्बल हों, राहुल गांधी हों, ये सब वो लोग हैं जो राम मंदिर बनाना नहीं चाहते थे और राम मंदिर को बनते हुए देखना भी नहीं चाहते थे। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी का जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है, उसमें कितना सच है और कितना सियासी शगुफा, ये जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन 2027 के चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे का गरमाना साफ संकेत दे रहा है कि यूपी में चुनाव का पूरा विमर्श एक बार फिर आस्था के कॉरिडोर में ही आकर ठिठक गया है। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया, उस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने अखिलेश यादव को बाबरवादी तक कह दिया। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारत माता श्री रामलला को अपने कोंछे में सजो करके हमारी संस्कृति को दुनिया के चरम पर पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी। अब सवाल यह भी है कि ब्रजेश पाठक के इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसे ट्रस्ट का मामला भी बता चुके हैं और फिर किनारा कर चुके हैं। लेकिन बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। एक तरफ तो यूपी में राम मंदिर पर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में मदरसों के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पावर सेंटर शिफ्ट होते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब शुभेंदु सरकार ने बंगाल के मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। सवाल है कि आखिर मदरसों का सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? इस आदेश से शुभेंदु अधिकारी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में सैकड़ों मदरसे हैं, लेकिन इनमें से कितने वैध हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितने सरकारी रिकॉर्ड से बाहर हैं, इसका कोई पुख्ता डेटाबेस सरकार के पास नहीं था। अब सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं और मदरसों का हिसाब किताब मांगा है। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बंगाल में बीजेपी सरकार के आने के बाद एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु सरकार के सत्ता संभाले भले ही करीब 1 महीने का समय हो गया हो, लेकिन शुभेंदु लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। पहले ही गो हत्या पर सख्त कार्रवाई, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने
और फिर मदरसों और स्कूलों में वंदे मातरम के बाद अब शुभेंदु सरकार के एक और फैसले ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से 5 जून को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांचने की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, साथ ही वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहां पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और दूसरे कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएंगे। वैसे तो बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। सत्ता संभालते ही सीएम शुभेंदु कह चुके हैं कि सेक्युलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया और अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में मंत्री अग्निमित्रा पॉल इस फैसले के लिए पीछे की वजह बता रही हैं। Last 34 years, we had seen that how Rohingyas and illegal infiltrators were encouraged and brought into West Bengal. We have seen terrorists like Shad Ali, who used to stay in a illegal madrasa, took refuge in a illegal madrasa, was a terrorist, and 3 times he had given vote. We saw his voter card. So we don't want, Bengal to be a safe haven for these terrorists. बीजेपी लंबे समय से मदरसों को लेकर ममता सरकार को घेरती रही है। मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां होने का आरोप लगाती रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद शुभेंदु सरकार के फैसले को शानदार काम बता रहे हैं। सबका सामने आया जो मदरसा में बहुत सारे देश विरोधी काम हो रहा है। कुछ मदरसा तो ठीक है, सरकार का अनुदान पे मदरसा चल रहा है और उसी मदरसा में देश का विरोधी काम होगा, ये तो सहन करना कठिन है। और इसीलिए सरकार ने सारे डीएम से तथ्यों का मांग किया, सारे तथ्य भेजे और सारे रिपोर्ट को फिर से छानबीन करने का जो निर्णय सरकार लिया, एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि सर्वे से निगरानी बढ़ेगी और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता भी दुरुस्त रहेगी। देखिए, इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, जो नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और अवैध तरीके से कोई भी काम हुआ है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब मदरसों में सर्वे के फैसले पर अमल करने की तैयारी है, लेकिन बंगाल में मदरसों से जुड़े आंकड़े भी देख लीजिए। बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा, 102 सीनियर हाई मदरसा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं। 2026-27 बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किए थे, जिसके बाद अब शुभेंदु सरकार हवाला दे रही है कि इन सब मदरसों के सर्वे का मकसद बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। लेकिन अब मुस्लिम धर्मगुरु मंदिर और आश्रमों में सर्वे की मांग कर रहे हैं। सर्वे के अंदर जो है पारदर्शिता दिखाई जाती है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को चाहिए, हुकूमत जो है वो सबकी है, जितनी हमारे हिंदू मज़ाहिब के लोगों की है इतनी ही मुसलमानों की है। तो उनको बिला भेदभाव जिस तरीके से मदारिस के सर्वे किए जा रहे हैं, जो है आश्रमों के भी सर्वे होने चाहिए, मंदिरों के भी सर्वे होने चाहिए, उसको भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी सर्वे के फैसले को लेकर दावा कर रहे हैं कि सरकार ये फैसला उन्हीं मदरसों को दे सकती है जिनको फंड दे रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के 2.5% ज़कात पर चलने वाले मदरसे पर सरकार हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। सरकार ज़कात से चलने वाले मदरसों से दूर रहे तो अच्छा है। सरकारों को भी चाहिए कि कहाँ मदरसों के चक्कर में, कहाँ दरगाहों के चक्कर में, अरे जो असल काम है रोज़गार, एजुकेशन, स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दिया जाए। पहले आते उन्होंने गाय के आदेश दे दिए,
जब थूतू हुई उन्होंने कहा नहीं 14 साल के बाद कट सकती है। अब मदरसों पे आ गए, रोजगार की कोई बात नहीं की। अब एक तरफ इस फैसले से राज्य सरकार संदेश दे रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। दूसरी तरफ सभी जिलों में इस आदेश के बाद सर्वे की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार ने 5 जुलाई तक मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक थी विपक्ष के इंडिया ब्लॉक। 2 साल के बाद ये बैठक हो रही थी और इसीलिए सबको उम्मीद थी कि शायद कुछ नया होगा। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बड़ी खबर आ रही है उसकी जानकारी भी आपको दे दें। बंगाल पर जो खबर हम आपको दिखा रहे थे, मदरसों पर एक्शन तो होगा, लेकिन एक एक्शन दिल्ली में भी हो रहा है जो बंगाल की राजनीति की बगावत का चैप्टर है, जिसमें एक तरफ ममता खड़ी नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के विधायक और सांसद। पहले विधायकों ने अलग होकर बागी गुट बनाया था, लेकिन अब खबर है कि 20 सांसद अलग होकर खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता अपनी पार्टी को बगावत के इस बवंडर से बचा पाएंगे? पहले विधायकों ने मुंह मोड़ा, अब सांसदों ने ममता का साथ छोड़ा। कोलकाता से दिल्ली तक तृणमूल में क्यों मची है भागम भाग? क्या ममता बनर्जी के हाथों से फिसलती जा रही है तृणमूल कांग्रेस? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक ऐसे तूफान का सामना कर रही है जो लगातार उसे कमजोर करता जा रहा है। पहले विधायकों ने टीएमसी के फैसले के खिलाफ जाकर अलग गुट बनाया और अब नंबर 20 सांसदों का है। पहले तो काकोली घोष दस्तीदार ने खुद को पार्टी से अलग किया था और अब टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने संसद और पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जो ममता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है? आज क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता के हाथ से कोलकाता के बाद दिल्ली भी गई? तो इसका जवाब इन तस्वीरों में है। टीएमसी में मची उठापटक के बीच आज 11 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसमें खुद सुखेंदु शेखर रॉय, शताब्दी रॉय, काकोली घोष, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, शर्मिला सरकार, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी शामिल रहे। खास बात यह रही कि इस मौके पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि टीएमसी दावा कर रही है कि बगावत का पार्टी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी के 2 ही आधार हैं, जनता और ममता। एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ? फिर अभी थोड़ा बहुत इलेक्शन इधर उधर हो गया तो आज दूसरा घर, इसका कोई क्रेडिबिलिटी होता है? ये पब्लिक ठीक से नहीं लेता। ये विधायकों की तरह टीएमसी सांसद भी अपना अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि वो अभी भी लोकसभा में पार्टी की चीफ विप हैं। उन्होंने ये फैसला साथ ही सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया है। काकोली के मुताबिक 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी है। जल्द ही स्पीकर को पत्र भी भेज दिया जाएगा और मान्यता देने की मांग की जाएगी। मतलब साफ है कि अब टीएमसी के सांसद बागी हो गए हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों को स्वीकार कर एनडीए के साथ जाने की तैयारी कर ली है। यह दुखद घटना है कि जो लोग एक पार्टी का सिंबल से जीता, जो लोग ममता बनर्जी का प्रचार से बेनिफिटेड हुआ, वही लोग अभी बीजेपी का नेता भूपेंद्र यादव के घर जाके अलग गुट बना रहे हैं। ये दुखद है, ये नैतिकता के खिलाफ है,
यही मैं कह सकता। अब सवाल उठता है कि क्या बागी टीएमसी सांसदों पर दल बदल कानून लागू होगा या फिर विधायकों की तरह ही उनको मान्यता मिल जाएगी। जानकारों के मुताबिक अगर 2/3 सांसद एक अलग गुट बनाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे। अगर 20 सांसदों का बागी गुट खुद को अलग दल या लोकसभा में असली टीएमसी बताता है तो इन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, क्योंकि बागी गुट के पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। हालांकि टीएमसी के बागी गुट की वजह से एनडीए की ताकत बढ़ जाएगी। लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से एनडीए के अभी 293 सांसद हैं। 20 सांसदों के समर्थन के बाद ये संख्या बढ़कर 313 हो जाएगी, जिससे कोई भी बिल पास कराने में सरकार को आसानी होगी। सरकार परिसीमन और उससे जुड़े महिला आरक्षण बिल को पास करा सकती है, क्योंकि 13 अप्रैल को जब परिसीमन बिल पर वोटिंग हुई थी तो बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि बिल पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, यानी बिल 52 वोट से गिर गया था। अगर टीएमसी के 20 सांसद एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो 2/3 बहुमत के लिए 32 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी, जो जुटाना थोड़ा आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए बंगाल से आपको दिल्ली लेकर आते हैं, जहां पर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई 2 साल के बाद। उम्मीद ये थी कि यहां से क्या कोई नया संदेश या 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई नया धारदार एजेंडा सामने आता है। बैठक खत्म हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 मुद्दों की पर्ची पढ़ी, लेकिन इस बैठक की असली स्टोरी ये 5 मुद्दे नहीं बल्कि खबर सवाल है जो इस बैठक के बाद से उठ रहे हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। इसके 2 साल और 7 दिन गुजरने के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गठबंधन के दिग्गजों का पुनर्मिलन हुआ। 23 दल जुटे, नेताओं ने हाथ मिलाए। बैठक शुरू हुई तो लगा कि विपक्ष 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मोदी सरकार के स्टैंड का काउंटर प्लान तैयार करेगा, परिसीमन पर हमले की रूपरेखा बनाएगा। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने माइक संभाला, साफ हो गया कि विपक्षी राजनीति की सुई आज भी वहीं अटकी है जहां 737 दिन पहले अटकी थी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में जिन 5 मुद्दों पर सहमति बनी है वो देखिए। वोटर लिस्ट के एसआईआर और चुनाव में धांधली पर चीफ जस्टिस को लेटर लिखना है। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी है। महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन करना है। हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक करनी है। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में है। मानसून सत्र के दौरान संसद में रोजाना इंडिया ब्लॉक की बैठक की जाएगी। यानी 5 बिंदुओं के सहमति पत्र के आखिरी 2 बिंदु अगली बैठकों की रूपरेखा में खर्च हो गए। और पहले मुद्दे पर आज भी वही वोट चोरी है, जिसका गाना इंडिया ब्लॉक और खास तौर पर कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र चुनाव के बाद यानी साल 2024 से ही गाते आ रहे हैं। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया on SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. विपक्ष भले ही 5 मुद्दों पर सहमति का ढोल पीट रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कड़वी हकीकत ये है कि इस कुनबे के 2 सबसे मजबूत स्तंभ दूर हो चुके हैं। पंजाब की सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी और दक्षिण में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े सहयोगी रहे डीएमके के नेता बैठक से नदारद रहे। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग नहीं की। इससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। तो तमिलनाडु में कांग्रेस ने टीवीके से हाथ मिला लिया है। इससे डीएमके अध्यक्ष स्टालिन कांग्रेस पर भड़के हुए हैं। इन दोनों दलों की नाराजगी और इंडिया ब्लॉक की बैठक से इनकी गैर मौजूदगी पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। कह रही है कि ये दोनों पार्टियां तो पहले की हर बैठक में आती रही हैं।
हमेशा वो लोग भी देखिए, हमेशा वो लोग भी सीरियसली लें। सारे ही पार्टीज में, सारे मीटिंग्स में, बेंगलोर में हुए, पटना में हुए, मुंबई में हुए, दिल्ली में हुए, सारे मीटिंग्स में वो लोग आए। लेकिन कभी कभी जो है अलायंसेस को लेके, वोट शेयरिंग को लेके इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज हुए हैं, लेकिन सारे मीटिंग्स में पहले भी आए, अभी भी हैं। गठबंधन के भीतर मचे इसी अंदरूनी घमासान को देखकर बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने चौतरफा हमला बोल दिया। सबसे तीखा तंज कसा बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने। बोले, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले सरकार चोरी करते हैं। पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। अब स्टेडियम नहीं भरता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में ही होता है ये बैठक। इंडी गठबंधन की एक बैठक समाप्त हुई और आदरणीय खड़गे जी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई, मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष के जमावड़े को हारे हुए लोगों की भीड़ बता दिया। इनके पास यूनिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, ये पूरी तरह जिनकी हार हुई है। आप पार्टी भी नहीं थी, डीएमके भी नहीं थे और टीवी के भी नहीं थे। अभी इनको डर है कि इंडिया अलायंस में जाएंगे तो हारेंगे। ये सब बटुरी जोगी मठुजाड़ा में पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसकी कांग्रेस की नीतियों के विरोध में सब पार्टियां बनी हैं, जितना भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो जब अंदर से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सत्ता पक्ष का साफ आरोप है कि गठबंधन का कोई वैचारिक आधार नहीं है, बल्कि ये अंदर से एक दूसरे के राजनीतिक वजूद के दुश्मन हैं। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर टीएमसी से लड़ती है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और लेफ्ट की अगुवाई वाली एलडीएफ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी है। इस अंतर विरोध के बावजूद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अभी भी फ्रंट फुट पर खेलने का दावा कर रहे हैं। 5 मुद्दों पर जो है समिति जो जताई गई है और अब लोग सब लोग साथ पहले से कह रहे बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी के टिकट वाली नहीं। 2 साल के बाद हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक ने ये तो साबित कर दिया कि मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष अब भी एक साथ बैठ सकता है। लेकिन केजरीवाल और स्टालिन की गैर मौजूदगी ने एकता की मजबूती की असली तस्वीर भी दिखा दी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। सवाल ये है कि तब तक विपक्ष की रणनीति आगे बढ़ती है या जहां की तहां अटकी रहती है। पटना के ग्लोबल स्टडीज वाले खान सर को अग्रिम जमानत चाहिए, वो सरेंडर नहीं करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लेकर पटना की निचली अदालत में पेश हुए। उनके वकील यही कह रहे हैं। खान सर को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला कल हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने आज उनके गार्ड्स को जमानत देने से इनकार कर दिया। देश भर में मशहूर पटना के जीएस कोचिंग वाले खान सर। वैसे तो नाम से ही सम्मान झलकता है, लेकिन फिलहाल खान सर के कोचिंग साम्राज्य और खुद उनके भविष्य पर काले बादल मंडरा रहे हैं। खान सर को बेल मिलेगी या जेल, इस पर सस्पेंस है। इन सब के बीच खान सर के वकील उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर पटना की अदालत में पहुंचे। उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी संगीन धाराएं हैं। पुलिस ने जानबूझकर दूसरे पक्ष को यानी कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को संतुष्ट करने के लिए उन पर गंभीर धाराएं लगाई हैं। इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी ये तय हो पाएगा कि खान सर बाहर रहते हैं या फिर उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। खान सर की अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होगी। कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन जो उनके छात्र हैं वो उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं। हम खान सर से एग्री हैं एकदम। हम यही कहना, मतलब खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। हम भी यहाँ पढ़ते हैं और खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है। ऐसा पढ़ाते हैं जैसा लगता है कि उनके सामने जो घटना घटा है, जैसे लगता है कि कोई सामने घटना घटा। पढ़ाने का उस अंदाज के लिए हम लोग
सर के पास आते हैं और बोरिंग फील नहीं होता है सर पढ़ाते हैं तो। सत्य परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं है। खान सर को कहना सही है, खान सर कभी गलत नहीं हो सकते। तो क्या कहेंगी, खान सर ने कहा कि उन पर जो धाराएं लगी हैं बेवजह संगीन धाराएं लगाई गई हैं, क्या मानते हैं आप? गलत है वो ना, खान सर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, गलत है एकदम। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद हैं, जो जेल में हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि अगर खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे रोशन आनंद को जेल दिया गया उस तरह से तो खान सर को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब का रोशन आनंद सर जेल में है, ना ही कोई किया है नहीं कुछ किया है। पुलिस जांच करता है, इसके बाद ना रोशन आनंद सर को जेल जाता है। इससे अच्छा है खान सर को भी जेल जाना पड़ेगा। कोई भी जैसे सर कोई भी गलती करते हैं, जैसे कोई मान के चलिए मोदी सरकार है, सरकार का कोई भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या कोई धरना करता है तो आप मोदी को थोड़ा जेल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ माइक ऑन है में आज इतना ही। आगे देखिए भारत की बात सुनाता हूं सैयद सुहेल के साथ।